इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दे। चलो भाई सुनो। सो बेटा मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो लास्ट क्लास में बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था मैं? हाँ, मैं लास्ट क्लास में आपके साथ बात कर रहा था 14 आउट ऑफ 14 लाने का गेम क्या होता है यार। और वो क्लास का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड भी हुआ था। सो दिस इज नाउ द पार्ट 2। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर। पार्ट 2 है हमारे इस लेक्चर का बच्चा आपका। हम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं आपको समझा रहा था क्वेश्चन कैसे लिखना होता है। मैं 5 मिनट्स लूंगा आप सब लोगों के रिवाइज करवाने के लिए लास्ट क्लास वाली चीज, ताकि हम कंटिन्यू कर पाए विद आवर आंसर। आज 14 आउट ऑफ 14 गेन करें इंशाल्लाह, अपने आंसर को लेवल 5 वाली गेम पे पहुंचाएं। एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू गेन द मार्क्स इन दैट। बेटा मैं, सर आप क्या समझा रहे थे? हम लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कवर कर रहे थे, मैं अगेन बात कर रहा हूँ, किसी की अगर ये फर्स्ट क्लास है समझने की कोशिश करना। बट आपको इतना अच्छे से लेक्चर समझ नहीं आएगा अगर आपने वो यूट्यूब वाला लेक्चर नहीं भेजा देखा जो मैंने आप लोगों को भेजा है। तो ठीक है, इसी का ख्याल रखिएगा सारे बच्चे। तो पहले वो लेक्चर देख लो, ये क्लास सुन लो, अगर सुनना चाह रहे हो सीख लिया सीख लिया, नहीं समझ आया तो पहले वो लेक्चर देखना। फिर ये वाली बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बेटा मैंने आप सब बच्चों को समझाया था, आई बी हैविंग लाइक 3-4 मिनट्स का एक रीकैप दूंगा लास्ट क्लास का। हमारा 14 आउट ऑफ 14 स्कोर करने का मैंने स्क्रिप्ट भी शेयर करी आपके साथ। कैसे आते हैं सर बच्चों के चीता पैटर्न क्या है? मैंने पैराग्राफिंग सिखाई, 5 पैराग्राफ्स का आंसर होता है। बट असल हमारा गेम ये है कि हमारे ईच पैराग्राफ में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं जल्दी से बताओ? हमारे 3 पैराग्राफ में एक होता है, मतलब सॉरी, हर पैराग्राफ में, इन ईच पैराग्राफ हमारे पास आइडेंटिफाई है, हमारे पास एक्सप्लेन है, और हमारे पास एनालाइज या उसका इम्पैक्ट होता है। और असल में हम गेम सीख रहे हैं एनालाइज या इम्पैक्ट की। मेरे बच्चे हिस्ट्री में, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा भी है, हिस्ट्री में हमारे पास एक सेक्शन 1 है, गौर से बात समझना। इसका एनालाइज, अब एनालाइज पे मैं दोबारा बहुत बात नहीं करूंगा, मैं समझाऊंगा एनालाइज आप लोगों को, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, किसी की फर्स्ट क्लास है तो पहले जाके वो वीडियो देखो, ठीक है, फिर यहाँ पे आना, फिर मजा आएगा, वरना वरना मजा नहीं आएगा बेटा, ठीक है। सेक्शन 1 के अगर मैं आपसे एनालाइज की बात करूं मेरे बच्चे आपका, तो हमारे पास एग्जामिनर लिखा हुआ आता है। अब मैं पूरे सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है हमारे पास सेक्शन 1 के। अच्छा, सेक्शन 1 का एनालाइज करने का स्टाइल अपना है, अलग है। ये जो हमारे पास मेजर चैप्टर्स है बेटा, ये जो 5 चैप्टर्स है आपके पास, डिक्लाइन ऑफ मुगल, EIC, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सैयद अहमद खान मुस्लिम रिफॉर्मर्स, इन सब का रिवीजन भी होगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो बेटा ये जितने भी वर्कशॉप है, तो ये जितने भी आप लोग के सेक्शंस हैं बेटा, इसका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है एनालाइज करने में। एक, लेकिन सेक्शन 1 का एनालाइज डिफरेंट है सेक्शन 2 के एनालाइज से। अभी हम सेक्शन 2 के एनालाइज इम्पैक्ट करना सीख रहे हैं। 14 मार्क में 14 लेना सेक्शन 2 का एक डिफरेंट आर्ट है, एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं मेरे बच्चे, आपका क्या बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं सेक्शन 2 का, तो वो थोड़ा सा पैटर्न अलग नहीं है, कोई पैराग्राफ अलग नहीं है बच्चे आपका, लेकिन उसमें इम्पैक्ट करने के स्टाइल थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अभी फिलहाल खैर हम कर रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चंस। इसकी मैं आज एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, एक तो अपने कंप्लीट करना और दूसरा नया क्वेश्चन करेंगे। 5 to 6 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आ सकते हैं इस दफा आपके एग्जाम में। मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में जिसको हम टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन का स्टाइल मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को भी करने का। इसी तरह से पार्टीशन ऑफ बंगाल और AIML का एक तरीका है सॉल्व करने का, वो सिखाऊंगा आगे वाली क्लासेस में, वर्कशॉप्स में, जो जो क्लासेस होंगी आपको उसकी अपडेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर सेक्शन 3 का अर्ली प्रॉब्लम्स का एनालाइज करने का स्टाइल अलग है। इन चैप्टर्स का अयूब, जुल्फिकार अली भुट्टो, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, याउलक, इसका एनालाइज करने का स्टाइल डिफरेंट है। और बेनजीर और नवाज शरीफ का, अब सर ये इतना मुश्किल कैसे? बेटा बहुत आसान है, देखने में शायद मुश्किल लगे आपको बात, बट अगर आप क्लासेस कंटिन्यूस लोगे तो आपको बड़ा आसानी से बात समझ आ जाएगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मतलब मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। या देयर इज समथिंग लाइक जो मैं सीखना है। खैर, मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन समझा रहा था कि बेटा मैं अब वहीं से बात स्टार्ट करूंगा। सवाल आया था, टू व्हाट एक्सटेंट डायरेक्ट एक्शन डे वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये हम कर रहे थे, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं आज, का आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। टू व्हाट एक्सटेंट वाज डायरेक्ट एक्शन डे मोर सिग्निफिकेंट इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान देन अदर की इवेंट्स ऑफ 1940s। मैंने आपको बताया था 1940s के सारे इवेंट्स आपको पता होने चाहिए हैं, दिमाग में होने चाहिए हैं, माइंड मैप होना चाहिए है। फिर मैंने समझाया था कि हमें अपने आंसर में 3 चीजें लिखनी है, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन और एनालाइज।
सर एनालाइज क्या होता है? एनालाइज होता है इम्पैक्ट लिखना, जिसकी फर्स्ट क्लास भी है वो नए टॉपिक से समझ, मतलब इस टॉपिक से समझना कि मैं एनालाइज में क्या समझाना चाह रहा हूँ। हमने डायरेक्ट एक्शन डे का पूरा एक पैराग्राफ फॉर्म किया इस आंसर के लिए। सर इसमें कौन कौन से, बेटा इसमें ये सारे पैराग्राफ्स मेंशन कर दो। वैसे तो हम 5 पैराग्राफ्स करते हैं, बट इसमें 6-7 पैराग्राफ का आंसर बनेगा। टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास 6-7 मार्क्स का पैराग्राफ का आंसर बनता है। ठीक है, इसमें थोड़े ज्यादा पैराग्राफ बनते हैं, दैट्स द फैक्चुअल थिंग। बेटा मैंने आपको फिर लॉ रेजोल्यूशन करवाया था, मैं समझा भी रहा था साथ साथ क्या है। हमने क्रिप्स मिशन का भी पैराग्राफ फॉर्म कर लिया था। ठीक है, फिर हमने जो है वो गांधी जी टॉक्स का भी पैराग्राफ फॉर्म कर लिया था। ऐसा ही हुआ था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा, जिसके लिए पहली क्लास है जो भूल गया है। एक बच्चे ने यूट्यूब पे कमेंट किया हुआ था, मैंने रिप्लाई नहीं किया अभी तक। वो कह रहा है सर 2 दिन हो गए क्लास को, अब तक तुम भूल भी गए होंगे। मेरे बच्चे CIs तक याद रखना है, CIs तक याद रखना है, 2 दिन या एक दिन के लिए थोड़ी लेक्चर याद करना है। खैर सुनो, इसको तुम्हें बात भूल नहीं जानी, तुमने एक दिन सर ने क्लास ली तो मैं भूल गया, ऐसे नहीं होना। खैर बेटा हम लोगों ने सर क्या बात करनी है जरा बता दीजिए। सुनो अब गौर से बात, सर हमजा तुम्हें अब क्या करवाने वाले हैं। बेटा कुछ भी नहीं, हमने 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ्स तो बनाए हुए हैं। मैं 2 पैराग्राफ्स और बनाऊंगा इस आंसर के। जैसे कि मैं इसमें अब लिखने वाला हूं एक शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में। किसके बारे में? शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब सुन लो, मैं दोबारा समझाऊंगा, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन एनालाइज। तो यहाँ पे अब जो बात आएगी वो मैं लिखूंगा कि क्या, टू व्हाट एक्सटेंड शिमला कॉन्फ्रेंस, किस हद तक शिमला कॉन्फ्रेंस वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बेटा सबसे पहले तो तुम लोगों को शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होना चाहिए कि शिमला कॉन्फ्रेंस है क्या। आओ मैं थोड़ा सा एक रिकैप दूं, समझाऊं। ये टॉपिक भी कवर करेंगे, पास्ट पेपर्स भी करेंगे। मैं कोशिश पूरी करता हूँ मैं इतना समझा दूं कि तुम्हें बात समझ आ जाए, अगर तुमने नहीं पढ़ा हुआ शिमला कॉन्फ्रेंस अच्छे से घर पे। लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है तो फिर बेटे डिटेल लेक्चर्स के लिए रिकॉर्डेड पोर्टल पे जाके वहां पे लेक्चर्स देखोगे तो तुम्हें एक एक चीज की डिटेल्स समझ आ जाएगी। मैंने शॉर्ट करके, लिटिल शॉर्ट करके लेक्चर लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, ताकि मैं बात समझा सकूं क्लास में। क्योंकि हमारा मेन पर्पस पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान बोल, मैं थोड़ा नींद में हूँ, मैं पहले ही बता दूं। बट आई एम ट्राइंग कि मैं तुम्हें लेक्चर फुल डिलीवर करूँ। तो मैं तुम्हें जो है वो क्या बात कर रहा था, मैं पास्ट पेपर्स करना हमारा मेन मेन काम है बच्चे हमारा। सर आंसर की लेंथ मैटर करती है? नहीं बेटा। अब अच्छा सुन लो, पहले शिमला कॉन्फ्रेंस रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं पैराग्राफ में चीता पैराग्राफ जिसको मैं कहता हूँ वो कैसे लिखना है। पहले शिमला कॉन्फ्रेंस पढ़ ले तुम सब लोगों के लिए यार, ताकि तुम सबको एक रिवाइज भी हो जाए और सब, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये टॉपिक तंग भी कर रहा होता है। न्यू क्वेश्चंस वाले भी गेम भी बताने वाला हूँ इस दफा। न्यू क्वेश्चंस कौन से चांसेस हो सकते हैं आने के। ठीक है, बी रेडी फॉर द क्लासेस। बड़ा इंजॉइन, ये जो मैं सो नहीं रहा ना उसमें तुम्हारे ये हर वक्त अपडेट कर रहा होता हूँ रिसोर्सेज। दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट। सरप्राइज बुक्स को भी जरा अपडेट किया जा रहा है इस साल नेक्स्ट लेवल तरीके से, जो आपकी वर्कशॉप्स की होंगी उसमें एनालाइज तुम्हें और सिखाया जाएगा। खैर सुनो, अब बेटा शिमला कॉन्फ्रेंस, सर क्या है शिमला कॉन्फ्रेंस, जरा हमें बात समझा दीजिए। 1945 का इवेंट है, पहली बात तो आप सब बच्चों को ये पता होना चाहिए। थोड़ा समझना, मैं समझाऊंगा, ये मुश्किल है समझना, थोड़ा सा स्लो मैनर में समझाऊंगा। ठीक है बेटा, वर्ल्ड वॉर 2 जो थी दैट वाज कमिंग टू एन एंड, वो खत्म होने की तरफ आ रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी 1939 से 45 तक, बस वो खत्म हो चुकी थी समझ लो आप अपनी जबान में। हमारे जो इंडिया के वॉइस रॉय थे, वॉइस रॉय होते जो इंडिया के हेड थे, वो जाते, मैं शिमला कॉन्फ्रेंस समझा रहा हूँ फिर क्वेश्चन में लिखेंगे हम बात। लॉर्ड वेवेल जो वॉइस रॉय थे, जो इंडिया को लीड किया करते थे, अंग्रेज बंदे, वो जाते हैं लंदन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिलने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रही होती है। तो लॉर्ड वेवेल अब चाहते हैं कि भाई इंडियंस को कुछ राइट्स दिए जाए, कोई नई चीज दिए जाए, क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा डिमांड्स कर रहे थे। लॉर्ड वेवेल जो इंडिया में है वो गए अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने। वीडियो लैग क्यों आ रहा है थोड़ा सा, खैर। ये दोनों बैठे लंदन में, बातचीत हुई, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड वेवेल बैठे हुए बता रहे हैं भाई इंडियंस थोड़े जज्बाती हो, इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि भाईजान क्या चाहिए बताओ इंडियंस को। याद रखना लॉर्ड वेवन है ब्रिटेन, लेकिन वो इंडियंस की पोजीशन को समझ के इंडियंस के लिए कुछ चीजें डिमांड करेंगे। तो उन्होंने बोला, लॉर्ड वेवन ने, उन्होंने कहा मेरे पास एक आइडिया है कि हमें बनाना पड़ेगा अब एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नाम याद कर लो, चीता पॉइंट है। हमें बनाना पड़ेगा एक एग्जीक्यूटिव, बहुत आसान करके बता रहा हूँ, बुक में पढ़ोगे बेटा तुम्हारा सर घूम जाएगा, फिर भी मैं बहुत आसान करके पढ़ाऊंगा तुम्हें। टॉपिक थोड़ा फोकस करना, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, पहले ही बता रहा हूँ, बच्चों को मुश्किल लगता है शिमला।
एग्जीक्यूटिव, उन्होंने लॉर्ड वेविल ने बोला हम बनाएंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडिया में। जिस अब सर ये काउंसिल्स क्या है, इसमें सारे के सारे इंडियंस होंगे, मतलब इसमें मुस्लिम्स होंगे और इसमें हिंदूज होंगे। मतलब इसमें मुस्लिम सारे के सारे इंडियंस होंगे एक्सेप्ट फॉर दो लोग। इन काउंसिल्स में जो हम इंडिया में लॉर्ड वेविल आइडिया दे रहे हैं, अभी बातचीत हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनाएंगे इंडिया में जिसमें सारे इंडियंस, कितनी बड़ी बात है क्योंकि इंडियन सारे एक काउंसिल्स में होंगे। बस उस काउंसिल में दो लोग ब्रिटिश होंगे, अंग्रेज होंगे, एक वॉइस रॉय खुद, ये बंदा खुद, और एक जो डिफेंस जो आर्मी वगैरह के फैसले करेगा, बाकी सारे फैसले इंडियंस खुद करेंगे। बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी। लॉर्ड बेविल ने कहा साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि इक्वल सीट्स दी जाएं इसमें। लेट्स से अगर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 100 सीट्स हैं तो 50 सीट्स हो मुस्लिम्स के पास, अगर ये बात कर रहा हूँ तो, और 50 सीट्स हो हिंदूज के पास, दोनों को इक्वल सीट्स दी जाए, ऐसा कुछ बोला लॉर्ड बेविल। आई एम गोना रिपीट माई पॉइंट। मैं रिपीट करूंगा आप सब लोगों के लिए एक दफा। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो रही थी, लॉर्ड वेविल जाते हैं लंदन और जाके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके ये आइडिया प्रपोज करते हैं। खैर वो वापसी इंडिया आ गए, इंडियन से अब बातचीत कर रहे हैं, और से बात समझना कि ये फेल क्यों हुई थी कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बुला लिया, उन्होंने बुलाया कांग्रेस को भी। कांग्रेस की साइड से गांधी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आए। मुसलमान है नाम से देख लो ये, बड़े ना तेज थे बेटा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस की साइड से। अब तुम लोगों का बिल्कुल ही नहीं पता ना यार कि कांग्रेस कौन है और मुस्लिम लीग, तो फिर तो भाई बड़ा खतरे में हो तुम लोग। फिर तो सेक्शन बी को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यार, शुरू से करना पड़ेगा। तो मेरा इरादा हो रहा है कि मैं तुम लोगों को किसी एक घंटे में, अपार्ट फ्रॉम द पास्ट सेशंस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पास्ट सेशंस में शायद तुम लोग को एक रिवीजन स्टार्ट करूं अगले 4-5 दिन में, जब तक वर्कशॉप स्टार्ट ना हो, ताकि टाइम हमारा, हम वर्कशॉप से पहले भी कुछ चीजें पढ़ लें, फिर वर्कशॉप में भी उसको पढ़ें, रिवाइज करें, समझें, कुछ चीजें हम पढ़ें। खैर, कांग्रेस की साइड से सर कौन थे बेटा? कांग्रेस की साइड से थे गांधी और मौलाना। हिंदू की साइड से एक आ रहे हैं मौलाना साहब, मतलब एक मुसलमान। मुस्लिम लीग की साइड से थे जिना लियाकत अली खान और ख्वाजा नाजिमुद्दीन। खैर छोड़ो, वो याद घर पे खुद कर लेना। अब हुआ क्या सुनना। मीटिंग चल रही थी, लॉर्ड वेविल है इस मीटिंग में, कांग्रेस के लोग हैं और मुस्लिम लीग है, मतलब ये लोग बैठे हुए इस मीटिंग में। वेविल ने कहा भाई मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको दे रहा हूँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मुस्लिम लीग ने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाली बात मान ली कि ठीक है, और कांग्रेस ने भी बात मान ली। मसला आ गया दैट हु शुड बी ऑन द काउंसिल। मसला आ गया कौन काउंसिल पे होना चाहिए। वेविल ने बोला सबर करो, मुझे भी इसका आंसर भी आता है। वेविल ने बोला कि इस काउंसिल पे मुसलमान और हिंदूज बराबर इक्वल होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं एक दफा, जल्दी से सुनना। लॉर्ड वेविल गए, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर से बात करी कि मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाना चाहता हूं जिसमें सारे इंडियंस होंगे एक्सेप्ट फॉर ये दो लोग। उसने फिर ये बात करी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने, इन सबके सामने, और उसमें वेविल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग ये काउंसिल्स बनाओ और उसमें मैं इक्वल सीट्स दूंगा मुस्लिम्स और हिंदूज को। एक मिनट, आपकी नजर में इक्वल सीट्स पे ऑब्जेक्शन किसकी आई होगी? मुस्लिम्स की या गांधी की, कांग्रेस की? इक्वल सीट्स पे बिलाल कह रहा है हिंदूज की, बेइज्जत कह रहा है हिंदूज की। मतलब कांग्रेस, कांग्रेस ज्यादा बच्चे कांग्रेस बोल रहे हैं, जो मुस्लिम बोल रहे हैं वो मेरे बच्चे जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ होगा या खुद भी पढ़ सकते हैं, कहीं घर पे ऐसी बात नहीं है। वीडियो सही हो गई? हेलो, हाँ लैग नहीं हो रहा, गुड चलो। वेविल ने बोला मैं प्रपोज करता हूँ इक्वल नंबर ऑफ सीट्स, गौर से बात समझना। बट जिन्ना ने बोला नहीं भाई। अब सुनना, दो वजह से ये कॉन्फ्रेंस फेल हुई, गौर से बात समझना, ये दो बातें लिखनी है आंसर में, यही दो बातें जानो, यही बच्चा फंसता है। जिन्ना ने बोला नहीं, जिन्ना ने बोला सिख एंड स्केजुअल कास्ट आर बाउंड टू वोट कांग्रेस। आओ मैं समझाऊं क्या मकसद है, समझना एक मिनट बेटा। एक लेट से ये है एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, और हम मान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, हम मान लेते हैं फॉर अ टाइम, एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चैट्स पहले तुम लोग ही बंद करने दो, पहले मेरा फोकस आउट होगा। अच्छा, अब मान लेते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दो लोग हैं, नहीं दो नहीं सॉरी, तीन मान लेते हैं। एक है ये मुस्लिम्स। अच्छा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 100,
कितनी है मेरे बच्चे आपका, एक मिनट यार, ये दोबारा इसको लिखना पड़ेगा, दोबारा बताना सुनना। बेटा हमारे पास है एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, मैंने कहा हम एज्यूम करते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल सीट्स कितनी है, 100। अब ये 100 सीट्स का वेविल की बात सुनना कि उसने क्या बोला, मैं क्या चाहता हूँ। उसने बोला कि मैं दोनों को, मुस्लिम्स को, एम से मुस्लिम्स हो गए, और हिंदूज को उसने बोला मैं देना चाहता हूँ इक्वल सीट्स, मतलब के 45 सीट्स, 45 सीट्स लेट से मुस्लिम्स की, और 45 सीट्स लेट से किसकी मेरे बच्चे आपका, 45 सीट्स लेट से हिंदूज की, दोनों की इक्वल। सर बाकी किसकी सीट्स है, बाकी जो माइनॉरिटीज हैं जैसे कि सिख, बाकी कौन है, बाकी मेरे बच्चे आपका जो माइनॉरिटीज हैं जैसे कि सिख लोग जो आपके हो गए, या स्केजुअल कास्ट हो गए। अच्छा अब जरा मेरी एक बात का जवाब देंगे सारे बच्चे। अब यार मैं पेन से लिख रहा था, पता नहीं मैंने क्यों इससे लिखा, खैर मुझे सारे बच्चे एक जवाब दो। ये जो स्केजुअल कास्ट है, सिख हैं, ये किसको वोट करेंगे, ये जो स्केजुअल कास्ट है सिख हैं, ये किसको वोट करेंगे, ये कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी कोई पार्टी नहीं है। तो जिन्हों ने बोला कि भाईजान सारे वोट मिल जाएंगे कांग्रेस को, कांग्रेस हमसे हमेशा आगे होगा, इस बात पे जिन्होंने अपोज किया था, बेटा 1 मिनट की इंपॉर्टेंट कॉल है मेरे पास, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, आई विल बी बैक। इन शॉर्ट जल्दी से मैं बात बता रहा हूँ आप लोग, ये वाली बात तो उन्होंने बोला, अगर बेटा अब ये नहीं समझ आ रहा है तो फिर जाओ वहां जाके पढ़ो, कहाँ पे, हम एनालाइज ज्यादा सीखना चाह रहे हैं, मेरे लेक्चर से सुनो, फिर डिटेल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा इस पे बात अब नहीं कर सकता ना यार। अभी हमारा पर्पज लेक्चर्स नहीं, पास पेपर्स है, याद रखना, जिसको लेक्चर्स ही क्लियर नहीं है वो वहां जाए। अच्छा खैर दूसरी बात फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कांग्रेस, बेटा कांग्रेस ने कहा अपॉइंट किया मुस्लिम्स। अच्छा एक और मसला, इस बात पे पहले मसला हुआ जिना को, खैर इस बात पे थोड़ा मीटिंग में मसले आना शुरू हुए। फिर कांग्रेस ने बोला हम अपॉइंट करेंगे मुस्लिम्स को फ्रॉम कांग्रेस, क्या मतलब, वो जो 45 सीट्स मुस्लिम्स की नहीं थी, कांग्रेस ने बोला वो मुस्लिम्स की है, मुस्लिम लीग की नहीं है। हम 45 लोगों में से लेट से 10 लोग ऐसे होंगे जो होंगे तो मुसलमान, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के होंगे। जैसे कि कौन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, आपने भी देखा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एक मुस्लिम है लेकिन कांग्रेस, तो इसका मकसद है कि अल्टीमेटली कांग्रेस को बहुत सीट्स मिल जाएंगी यार, ये तो गलत बात हो जाएगी। इस बात पे कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, जिन्हें गुस्सा आ गया। आई होप मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की, फिर वही वाली बात, नहीं समझ आ रहा है तो क्लास में समझाने से ज्यादा भी पास फोकस है, समझने के लिए जाओ जाके लेक्चर्स डिटेल में पढ़ लो, ठीक है, रिकॉर्ड लेक्चर्स देख लो, नोट से पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब आओ, अब बेटा हमारा आंसर होता है कैसे फॉर्म, सुन लो गौर से बात। हमारा आंसर फॉर्म करने का स्टाइल और गेम ये है कि हमें लिखनी है 3 चीजें, सर हमजा खान ने पहले ही बताया था पार्ट 1 में, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन और एनालाइज। आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन और एनालाइज, मुझे 3 चीजें करनी है अपने आंसर में। सर जरा समझाइएगा ये 3 चीजें कैसे करते हैं, सुनो गौर से बात। सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है, एक बेसिक सी बात लिख दे रहा है, ये मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में समझाई थी, यूट्यूब पे अपलोडेड है, देख लो वहां पे। सिमला कॉन्फ्रेंस वाज येट अनदर इवेंट, मैंने कह दिया कि उसकी वजह से पार्टीशन। अच्छा सवाल याद रखना मेरे बच्चे सारे, उसने कहा था डायरेक्ट एक्शन, फिलहाल हम लिख रहे हैं शिमला, शिमला को हमने लिंक करना है क्रिएशन, इसका क्या ताल्लुक है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से, शिमला का क्या ताल्लुक है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से, इसको हम कहते हैं एनालाइज। बट हम पहले करते हैं आइडेंटिफाई, फिर करते हैं एक्सप्लेन थोड़ा सा, और फिर एनालाइज। आओ देखिए जल्दी से। मैंने कहा शिमला कॉन्फ्रेंस वाज अनदर रीजन, फिर मैंने समझाया शिमला कॉन्फ्रेंस थी क्या, मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेविल वाज प्रपोजिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स टू इंडियंस, लॉर्ड वेविल प्रपोज कर रहा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स टू इंडियंस, ठीक है, दैट प्रूव दैट द ब्रिटिश विल टू ट्रांसफर पावर, ब्रिटिश चाह रहे थे ना कि कुछ पावर ट्रांसफर करे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर लॉर्ड वेवल ने सजेस्ट किया, ऑल्सो ही सजेस्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज, प्रूविंग दैट दे कंसीडर मुस्लिम एज अ सेपरेट कम्युनिटी, वो दोनों को इक्वली वो कर रहा था। खैर दीज नेगोशिएशंस फेल्ड, अब आप बताओगे फेल, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा कि क्या क्या हुआ, मैंने वो ज्यादा, मैंने किस में लिखना है उस बात में लिखना है यहाँ पे उसको। मैंने कहा दीज नेगोशिएशंस फेल्ड ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम जिन्ना एज ही क्लेम सिख एंड स्केजुअल कास्ट आर बाउंड, अभी समझाया था
कि हमेशा वो कांग्रेस को वोट मिल करेंगे। सो अल्टीमेट फेलियर वाज कांग्रेस आस्किंग, बट अल्टीमेटली ये हुआ था, कांग्रेस कह रही थी कि हम नॉमिनेट करेंगे मुस्लिम्स को एंड हिंदूज को फ्रॉम द फ्रॉम देयर पार्टी। ये पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी शिमला कॉन्फ्रेंस को। आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, आप ये वाली लाइंस को हटा भी सकते हो अगर चाह रहे हो तो। बस अब आ जाओ इम्पैक्ट इस शिमला कॉन्फ्रेंस से। कौन बताएगा मुझे? आप लोग ट्राई करो यार, पार्ट 2 है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। शिमला कॉन्फ्रेंस से क्या लिंक है? शिमला कॉन्फ्रेंस से क्या लिंक है इम्पैक्ट का? बताइए मुझे। अजान अहमद ने कहा इक्वल फुटिंग विद आईएनसी। वेरी गुड, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बराबर बराबर खड़े हो गए हो। सही है, आओ लिखे। हिंद सुनो इधर, सुनो, सुनो इधर। मैंने कहा इस कॉन्फ्रेंस ने ये प्रूव किया टू एक्सेप्ट मुस्लिम लीग एज अ पार्टी रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स, क्योंकि मुसलमानों के बिहाफ पे मुस्लिम लीग आई हुई है, कांग्रेस के बिहाफ पे, हिंदूज के बिहाफ पे कांग्रेस आई हुई है, ऐसा दिखाया गया। सो आप बोलोगे इसमें प्रूव हो गया कि भाई मुसलमानों को मुस्लिम लीग, और यही चीज तो पार्टीशन दिलाएगी, यही तो अलग करेगी आपको। फर्दर द फेलियर हाईलाइटेड, ऑल दो फेल हो गई, लेकिन फेलियर से पाकिस्तान बनने का लिंक क्या है? आप बोलो फेल होने से हुआ ये दैट इट हाईलाइटेड अ डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम लीग एंड, इससे नजर आ गया कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इतनी इतनी सी बातों पे कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है कि इसको इतनी सीट्स दे दो, इसको तो कंट्री में कहां से रहेंगे। तो आप बोलो इससे नजर आ गया देयर इज डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। सो मुस्लिम लीग का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था, मुस्लिम लीग स्ट्रॉन्ग स्टांस विल लीड देम टू अ सेपरेट नेशन, बस एज दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन मुस्लिम। कि उनका ये जो स्टांस है कि हम नहीं छोड़ेंगे, ये उनको सेपरेट करेगा। अगर ये रेड या ब्राउन कलर से जो लिखा हुआ है, मरून कलर से ये नहीं लिखोगे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये होता है एनालाइज। ये है पार्ट 2। ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन जो हम कर रहे थे। आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो इसको चाहो तो। एक टॉपिक और लिखूंगा मैं और बस फिर एंड करूंगा, क्योंकि आंसर ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मैं चाहूँ तो शॉर्ट करके लिखूंगा, ये मैं बहुत टेक्निकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं एक दफा और आपको समझा दूं। अगर बेटा अली आपने पहली क्लास ली थी या नहीं, पहले मुझे ये बता दो बेटा। अगर तो नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, चांसेस ज्यादा यही है। आपको पहले लीड वो देखनी है, लिखने होते हैं लेकिन सब जगह नहीं। अच्छा अली सही है, सुनो। मैं कह रहा हूँ इस कॉन्फ्रेंस से ये प्रूव हो गया कि मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी है जो मुसलमानों के लिए बात करती है। एक एनालाइज, मैंने कहा था दो लिखा करो बट यहाँ तीन लिखे हैं, आप मिनिमम दो लिखो। मैं कहूंगा इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग अलग, कांग्रेस अलग, दैट मीन्स के एक पार्टीशन होगा। फर्दर द फेलियर, जब फेलियर हुआ तो इसने हाईलाइट किया डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के, दोनों कितने अलग अलग सोचते हैं। ठीक है, ये दोनों कितना अलग अलग सोचते हैं। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तुम लोगों के लिए। बस इसको यहाँ पे एंड करते हैं इतना, क्योंकि हमारे पास अब आप लोग के पास दिमाग में आएगा ना सवाल, सर स्पेस कम क्यों हो रही है, फिर हम कितना ही लिखेंगे। फर्दर द फेलियर हाईलाइट डिफरेंस बिटवीन द, कौन मेरे बच्चे आपका, इसने हाईलाइट किया डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम लीग, ठीक है, बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, विच विल लीड टू पार्टीशन। बस काफी है, यहाँ भी दो बातें हो गई, काफी है। मैं ज्यादा इसलिए लिखा मिटाया इसलिए कि तुम लोग को समझ आ जाए कि दो एनालाइज पॉइंट्स पे भी हमारा मार्क मिल जाता है। एक टॉपिक और पढ़ो फिर तुम्हें एनालाइज समझ आएगा, फिर नया क्वेश्चन जो करेंगे जिसको नहीं समझ आ रहा है वो इंशाल्लाह समझने की कोशिश। क्लास लंबी जाएगी आज मुझे लग रहा है यार। सर एक टॉपिक और क्या, मैंने लिखा तो था तुम लोगों के लिए, कहाँ गया इलेक्शन भाई? शॉर्ट करके, हाँ इलेक्शन नहीं, ये डायरेक्ट इलेक्शन डे है, ये कैबिनेट मिशन है, इलेक्शन सुन लो। अच्छा बस इतना सुन लो, इंडिया में होते हैं इलेक्शंस, ब्रिटेन में क्या हुआ था वो छोड़ो, वो डिटेल के लिए जाके देख लो लेक्चर्स, हमें यहाँ पे कंसर्न। इंडिया में होते हैं इलेक्शंस। क्या होते हैं? प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं इंडिया में। पहले इलेक्शंस हुए थे 1937 में, अब होते हैं 1945 में। 46 में इसका रिजल्ट, मतलब वो 45 के एंड 46 में। इलेक्शंस ने बड़ा ही कोई डिफरेंट रिजल्ट दिया यार इस दफा। लास्ट टाइम मुस्लिम लीग बुरी तरह हारी थी 37 में, इस दफा इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने 87 वोट जीत लिए। इलेक्शंस बता रहा हूँ मेरे बच्चे आपका, 87% जो मुस्लिम का वोट था, मतलब 495 सीट्स में से 446 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीत ली, मुस्लिम लीग ने। एंड दे वर एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट इन 3 प्रोविंसेस, मेजर प्रोविंसेस, बंगाल, सिंध, पंजाब, बड़े प्रोविंसेस थे ये। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ मुस्लिम लीग जीता, इधर से कांग्रेस भी जीता भाई।
नॉन मुस्लिम का वोट उठाया कांग्रेस ने, दे गॉट द नॉन मुस्लिम्स वोट, और मुस्लिम्स का वोट उठाया मुस्लिम लीग ने। ओए ओए ओए, वाओ सर, ग्रेट हो गया, ग्रेप हो गया बल्कि तुम्हारी लैंग्वेज। ये क्या शो कर रहा है? एक चीता वर्ड बता रहा हूँ, ये चीता वर्ड लिख के आओगे एग्जाम में, बोलेगा हम सर हमजा खान से पढ़ के आओ, इसको मार्क्स दो। कम्युनल डिवाइड, मार्क्स किंग का वर्ड है, मेरा वर्ड नहीं है भाई, फ्लेक्स मैं नहीं कर रहा। कम्युनल डिवाइड का सर मतलब क्या होता है? ये दिखा रहा है इलेक्शंस, ब्रिटिश ने बोला अबे ये तो इलेक्शंस कुछ और, इलेक्शंस तो ये बता रहे हैं कि मुस्लिम्स, मुस्लिम लीग को मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, और हिंदूज या नॉन मुस्लिम्स कांग्रेस के साथ। कम्युनल डिवाइड होता है, कम्युनिटी इंडिया दो हिस्सों में टूट चुका है, मुस्लिम्स और हिंदूज में। आओ देखिए सर हमजा खान ने इसको यहाँ पे आंसर में कैसे लिखा है, 1940s की बात चल रही है तो उसमें ये भी आता है। ये रहा, मैंने कहा द इलेक्शंस ऑफ 1945 टू 46 वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि मुस्लिम लीग ने 87 सीट जीती इतनी, एंड कांग्रेस ने 91%। अब मैं एनालाइज कर रहा हूँ असल। मैंने समझाया दैट द सक्सेस ऑफ द लीग, जब मुस्लिम लीग जीती, प्रूव द क्लेम ऑफ मुस्लिम लीग। देखो एक होता है बोलना, जिना हर जगह जाके बोलते थे ब्रिटिश से कि भाई मेरी बात मानो, मैं मुस्लिम्स के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की क्यों सुन रहे हो तुम। एक होता है बोलना, और एक होता है प्रूफ करके दिखाना कि ये देखो भाई मुझे सपोर्ट करती है पब्लिक। आप बोलोगे कि इट प्रूव द क्लेम ऑफ मुस्लिम लीग जिना टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम। जिना बार बार कहते थे मैं अकेला बंदा हूं जो मुस्लिम्स को लीड करता है, ये गांधी वांधी नहीं लीड करते मुस्लिम्स को, और ये उन्होंने प्रूव किया। 87% वोट जीतना बहुत बड़ी बात होती है। एंड द वैलिडेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी, ब्रिटिश को समझ आ गया कि हाँ यार ये एक तरफ मुसलमान है और एक तरफ हिंदूज हैं, ये तो अलग अलग हो गए, इनके लीडर्स ही अलग हो गए यार। thereby it increased the pressure on British government to address Muslim League demand of separate। तो उनको अब समझ आ गया कि भाई मुस्लिम लीग सही बोलती है, वोट ये बता रहा है कि मुस्लिम लीग को अलग जगह देनी पड़ेगी, उनका दिमाग बन रहा है। वाह, समझ आ गई बात बेटा। बहुत हो गया, मैंने 6 पैराग्राफ लिख लिए हैं तो इवेंट सारे, लेकिन हम सारे नहीं लिख सकते यार। अगर कोई बच्चा इसको थोड़ा शॉर्ट करके मजीद एक्सप्लेनेशन करके लिख सकते, साथ लिख दियो, लेकिन काफी है। अब आप आखिर में लिखोगे कंक्लूजन। क्या लिखोगे मेरे बच्चे, चीते बच्चे? अब तुम लिखोगे, वीडियो क्यों लैग करी आज यार। अब तुम लिखोगे कंक्लूजन। सर क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, जरा समझाइएगा। ये देखो, इधर देखो। अच्छा रुको सर, अभी तक कितने मार्क आ गए? बस यहाँ तक लिख दिया है बेटा। सर हमजा खान के अभी तक आ गए हैं 12 मार्क्स। कितने आ गए हैं? 12 मार्क्स। ओहो, 14 में से 12 मार्क्स गेन कर लिए। सर अभी 2 मार्क क्या बचे? कंक्लूजन लेवल 5 पे पहुंचना है। ये मेरा आंसर पहुंच गया है लेवल 4 पे। 12 मार्क आ गए मेरे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। अब मेरे बच्चे हमें यहाँ पे क्या बात समझनी है, सुन लो। अब बेटा हमें करना है यहाँ पे कंक्लूजन, हमें मेंशन करना है कंक्लूजन। क्या मेंशन करना है? कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने से हमें वो मार्क्स होते हैं। सर कल सुबह फुल बारिश है किसने कहा? अच्छा हाँ, मैं पढ़ तो रहा था, हो गई तो हो गई बारिश बेटा। सुन लो अच्छा बात, वैसे जब बोलते ना बारिश उस दिन होती नहीं है। सर क्या आप एंड में चीता वर्ड्स की लिस्ट देंगे? यस बेटा, मैं पास पेपर सेशंस में भी दूंगा और मैं वर्कशॉप में भी दूंगा। आखिर बात सुनो बेटा, सुनो यहाँ पे कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। कंक्लूजन में आपने किसी एक को सपोर्ट करना होता है और फिर आखिर में उसके बारे में दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये कंक्लूजन लिखने का स्टाइल होता है। क्या बोला मैंने कंक्लूजन लिखने का स्टाइल? एक को सपोर्ट करो, किसी 6 5 रीजन में अपने जो है वो एक को सपोर्ट करो, और आखिर में क्या कर दो, आखिर में उस पर बात करो। और समझाऊं, आप कहोगे कंक्लूसिवली ऑल इवेंट्स, वर्ड लिखा हुआ है मैंने, ऑल इवेंट्स वर इंपॉर्टेंट। मैंने कहा सब अच्छे थे भाई, क्या हो गया, सब बुरे नहीं थे। बट मैंने कहा मेरा ओपिनियन सुन लो, 2 मार्क है मेरे ओपिनियन के, इज्जत दो मेरे ओपिनियन को। बट इन माय ओपिनियन मैंने कहा 1945 इलेक्शन प्लेड अ की रोल। अब बच्चे से भी ये लिख देते हैं और बोलते हैं सर मार्क ही नहीं मिला, हमें 0 मार्क मिलेगा इस पे। तुमने ये भी बताना है क्यों, उसके पीछे दो वजह बताओ। मैंने कहा इट वैलिडेटेड द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग फॉर हैविंग अ सेपरेट नेशन। ये समहाउ रिपीटेड पॉइंट है, तो ये पॉइंट नहीं भी ऊपर लिख चुके मैं, सवाल लो।
लेकिन असल ये 2 पॉइंट्स हैं, ये और ये 2 पॉइंट्स हैं एक तरह से। मैंने कहा ऑल्सो द ओवरवेलमिंग विक्ट्री, जो इतनी खतरनाक तरीके से जीते हैं जिना, अंडर जिनास लीडरशिप प्रोवाइडेड क्रूशियल मोमेंटम टू पाकिस्तान। अचानक से यार जिना और बड़े लीडर बन गया यार, जिना मैन। जिना जितने बड़े होंगे उनको वोट मिल गया, अब वो मीटिंग में बैठ के बोलेंगे यार मुझसे तमीज से बात किया करो, मतलब उनका एटीट्यूड ये होगा कि मेरे मुझे जैसे गांधी का एक एटीट्यूड होता था ना कि यार मुझे पब्लिक सपोर्ट करती है, अब जिना का वो एटीट्यूड होगा, वो जरूरी था। और आ गया वो सिग्मा वाला, मैं बताता हूँ ना, अगर वो हम पाकिस्तान मीम वाला जमाना होता ना, तो ये जिना की रील्स बन रही होती है उस जमाने में। अच्छा सर, समझ आ गई बात। फिर आप बोलो देयर बाय ब्रिटिश सपोर्टेड जिनास कॉल, जब भी 3 जून प्लान जिसमें ब्रिटिश ने बोलता वहां उन्होंने सपोर्ट किया, ऐसे लिखते हैं हम कंक्लूजन। ये हो गया हमारा चीता आंसर। मैं आप लोग क्वेश्चन सुनूंगा 2 मिनट बाद, ठीक है? 2 मिनट का ब्रेक लें, हमने और क्वेश्चन भी करने हैं, अभी भागना नहीं, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा आज। देखते कितना कर सकते हो, हिम्मत तो होगी तुम में, होनी चाहिए भाई, क्या मतलब है, पेपर्स होने वाले हैं। ठीक है।